अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वॉर के चलते भारत को एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी ग्रोथ को देखते हुए अब चीन भी भारत की ओर झुकता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच पुराने मुद्दों के समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे चीन से आने वाली एफडीआई, बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रमुख एप्लीकेशन और वीजा प्रोसेस को आसान बनाने की तैयारी हो रही है। इससे भारत को लाभ और कुछ चुनौतियां दोनों मिल सकती हैं, लेकिन अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो यह भारत के पक्ष में रहेगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अमेरिका और चीन के टैरिफ वॉर के कारण अमेरिका सीधे चीनी उत्पाद नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर उनके पार्ट्स भारत लाकर असेंबलिंग की जाए और फिर अमेरिका को निर्यात किया जाए, तो न केवल टैरिफ से बचा जा सकता है, बल्कि चीनी उत्पाद एक नए रास्ते से अमेरिकी बाजार तक पहुंच सकते हैं। भारत के माध्यम से न केवल भारत को, बल्कि चीन को भी लाभ मिलेगा और ट्रंप के टैरिफ से बचने का रास्ता खुल सकता है। अब तक भारत और अमेरिका के बीच जो वार्ताएं हुई हैं, उनसे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाने की संभावना नहीं है। वैसे भी 2 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका ने भारत के किन किन उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। अब बात करते हैं चीन से आई उस खबर की जो ट्रंप को और नाराज कर सकती है और भारत के लिए अवसर पैदा कर सकती है। पहले भारत की जीडीपी की स्थिति समझें तो 2024 में यह 3 अरब 990 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुकी है। 2014 में यह केवल $2 ट्रिलियन थी, यानी पिछले 10 वर्षों में यह दोगुने से भी अधिक बढ़ी है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2025 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके अलावा 2025 के कुछ महीनों के भीतर ही भारत जापान को भी पछाड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर सकता है। अगले कुछ वर्षों में, यानी 2026 और 2027 तक, भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वह जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यदि पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो जीडीपी ग्रोथ में बड़ा बदलाव देखा गया है। वास्तव में भारत की जीडीपी ग्रोथ अमेरिका, चीन, जर्मनी और यूके से भी अधिक रही है। 2015 से 2025 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 105% दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की 66%, चीन की 76%, जर्मनी की 44% और जापान की 0% रही है। इन आंकड़ों को प्लस माइनस के आधार पर एवरेज निकाला गया है। वहीं यूके की ग्रोथ दर 28% दर्ज की गई है। यदि यही रफ्तार बनी रही तो 2035 तक भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% तक रहने की उम्मीद है, जिससे यह साबित होता है कि भारत एक विशाल और तेजी से बढ़ता बाजार बना हुआ है। इसी कारण दुनिया भर से निवेश भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। हालांकि हाल ही में स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे कुछ निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से भारतीय बाजार में स्थिरता बनी रहने की संभावना है। अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो हालिया आर्थिक झटके जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष से भारत ने लाभ उठाने की योजना बनाई है और चीन भी भारत को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि इससे चीन को पूरा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन भारत को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। अब बात करें एफडीआई नीतियों की तो 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने चीनी निवेश पर खड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के तहत चीन से आने वाले निवेश पर सख्त निगरानी रखी गई और यदि उसमें कोई अनियमितता पाई जाती तो उसे भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। इसके अलावा उन देशों की निवेश गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी गई जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर साझा करते हैं। हालांकि इस तरह के प्रतिबंधों को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद हैं, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए इन्हें अपडेट किया। 2020 में एफडीआई नीति में किए गए संशोधनों के तहत चीन सहित उन सभी देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं।
इससे यह सुनिश्चित किया गया कि विदेशी निवेश भारत के हितों के अनुरूप हो और अनावश्यक आर्थिक निर्भरता न बढ़े। यह निर्णय गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद लिया गया, जिसमें भारत को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। उस समय चीनी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही थीं और हवाला के जरिए पैसा बाहर भेजने में भी संलिप्त थीं। कई बार इन कंपनियों पर टैक्स चोरी और नकली सामान बेचने के आरोप में छापे मारे गए। फिलहाल चीन से भारत में निवेश के लिए 382 प्रस्ताव आए, लेकिन गलवान हिंसा के बाद भारत ने इनमें से केवल 80 को मंजूरी दी। वे भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला जिनकी भारत को अत्यधिक आवश्यकता थी। बाकी सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। इसके बाद से चीन की निवेश योजनाओं को भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिली। चीन लगातार कूटनीतिक माध्यमों से भारत को निवेश की अनुमति देने के लिए प्रयास करता रहा। उन्होंने यहाँ तक प्रस्ताव दिया कि वे भारत में 100% मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी भारत ने चीनी निवेश को अनुमति नहीं दी। इसी बीच भारत ने एक और कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया, जिससे चीनी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के भारत में आने पर सख्त निगरानी शुरू कर दी गई। भारत ने चीनी कंपनियों के बड़े अधिकारियों के वीजा प्रोसेस पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी, जिससे सिर्फ सीमित संख्या में एंट्री दी गई। साल भर में लगभग 1008 से 2000 चीनी नागरिकों को ही वीजा प्रदान किया गया। इसके अलावा डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी सहित कई अन्य प्रतिबंध भी चीन पर लगाए गए, जिससे उनकी गतिविधियों में और बाधा आई। भारत ने इसके बाद एक और बड़ा झटका दिया और चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब 5 साल बाद इस नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां भारत धीरे धीरे चीनी एफडीआई को फिर से अनुमति देने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि यह निवेश सख्त निगरानी में रहेगा, लेकिन इससे उद्योगों का विकास होगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां स्थापित हो सकेंगी। इसके अलावा भारत वीजा प्रक्रिया में भी आंशिक रूप से डील देने की योजना बना रहा है, ताकि चीनी नागरिक आ सकें, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं चाइनीज एप्लीकेशन की भारत में धीरे धीरे वापसी भी देखने को मिल रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में बदलाव आ रहा है। हालांकि एक शर्त यह होनी चाहिए कि सभी चीनी एप्लीकेशन और डिजिटल सेवाओं के सर्वर भारत में ही स्थापित किए जाएं, ताकि भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रहे। इससे डेटा पूरी तरह से भारत में संग्रहित किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर इसे मिटाया या नियंत्रित किया जा सकेगा। यह भारत की ओर से एक स्मार्ट मूव माना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में कोई भी देश चीन की तरह बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री सेटअप करने में सक्षम नहीं है। चीन के पास 0 से 100% तक हर कंपोनेंट बनाने की तकनीक उपलब्ध है और भारत अभी उस स्तर पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। न ही हमारे पास उतनी रिसर्च है और न ही उतना पूंजी निवेश कि हम स्वतंत्र रूप से इन तकनीकों को विकसित कर सकें। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के कारण चीन भी समझता है कि भारत को इस साझेदारी से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इसके बावजूद चीन भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि 50% से 70% तक का टैरिफ भरने से बेहतर होगा कि भारत के जरिए अपने उत्पादों को अमेरिका और अन्य बाजारों तक पहुंचाया जाए। फिलहाल यह सिर्फ एक संभावित अनुमान है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य व्यापारिक रणनीतियां सामने आ सकती हैं, जो भारत के लिए नए अवसर पैदा करेंगी। इसकी पूरी जानकारी शायद कभी सार्वजनिक न हो, लेकिन अब बात करते हैं भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की। पिछले 2 दशकों में भारत में $1 ट्रिलियन से अधिक का एफडीआई आया है, जिसमें 25% मॉरिशस, 24% सिंगापुर, 10% अमेरिका और कई अन्य देशों का योगदान रहा है। अगर चीन की हिस्सेदारी की बात करें तो उसका योगदान मात्र 0.43% यानी लगभग $2 अरब के आसपास रहा है। भारत की विशाल आबादी अपने आप में चीन के लिए एक बड़ा बाजार है, इसलिए चीन किसी भी तरह भारत में निवेश करना चाहता है और सीधे वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस बीच यूरोपीय देशों ने भी चीन पर टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे चीन के लिए भारत और भी महत्वपूर्ण बन गया है। भारत अगर इन परिस्थितियों का सही ढंग से लाभ उठाता है, तो यह न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि उसे वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।
यूरोपीय देशों ने चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन यही देश तब असहज हो गए जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। हालांकि जब भारत ने उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेचा, तो उन्होंने खुशी खुशी उसे खरीदा और एडवांस पेमेंट तक कर दी। इससे स्पष्ट है कि उनकी समस्या सीधे तौर पर चीन से नहीं है, बल्कि वे अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने और वैश्विक मंचों पर भारत जैसे देशों को दबाव में रखने की रणनीति अपनाते हैं। अब सवाल ये है कि भारत की इस नई रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह भारत के लिए एक फायदेमंद कदम साबित होगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसी ही जानकारियां चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।